कहानी कुर्सी की। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हमारे चारों मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौंगांकर जी भी हमारे साथ मौजूद है। देश में चुनाव का माहौल बन गया है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो रहे हैं। 13वें साल में वो प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि 29 के चुनाव में अब 2.5 साल का समय बाकी है। देश में युवाओं की बात हो रही है और बहुत जोर शोर से हो रही है। जेनजी की चर्चा हो रही है, रोजगार का इशू उठ रहा है, मुद्दा भी बन रहा है। और जब जनरेशन नेक्स्ट की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या है, उनका मिशन क्या है, आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर खुलकर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने क्लियर कहा कि आने वाले समय यूथ का ही ये समय होने जा रहा है। 5 देशों की विदेश यात्रा का मकसद भी रोजगार का सृजन करना था, इकोनॉमी के ग्रोथ पर भारत को आगे ले जाना था। 29 की लड़ाई समझ लीजिए ये मोदी वर्सेस राहुल गांधी की ही होने जा रही है। मैं कुछ डेटा आपके सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले आप सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब से थोड़ी ही देर पहले उन्होंने युवाओं को लेकर क्या मैसेज दिया, जेनजी को लेकर उन्होंने क्या कहा। एआई पार्टनरशिप्स, यूएई का साथ सुपर कंप्यूटिंग कोऑपरेशन भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को बहुत मजबूत करने वाले हैं। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं। तो आपने सुन लिया, राहुल गांधी पर हम चर्चा करें और ये सीधी लड़ाई की जो हम बात कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी की होने जा रही है, वो मैं क्यों कह रही हूं, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट भी आपको समझाऊंगी। लेकिन उससे पहले जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे जॉब का ऑफर हो, चाहे एआई की बात हो, चाहे नया मॉडल लॉन्च करना हो, ये पूरा यूथ जो है हर्षवर्धन जी, ये निर्णायक भूमिका निभाने जा रहा है। 2029 का अगर डायरेक्ट बेनिफिट किससे मिलने जा रहा है तो वो युवाओं को मिलने जा रहा है। और जेनजी की ज्वाइनिंग की भी जहां बात आती है, तब फिर भारतीय जनता पार्टी उसमें भी नंबर स्कोर करने की कोशिश करती है। ये स्कोरिंग कितनी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है आपको, और क्या स्कोरिंग हो भी रही है या नहीं? नहीं, देखिए, मुझे इसमें कोई भ्रम नहीं दिखता है। कुछ छिटपुट बीच बीच में जिसको कहते हैं ना कि समय समय पर कुछ स्पार्क कभी कभी दिखता है, कोई ऐसा बज क्रिएट होता है कि लगता है कि हाँ कुछ अलग हो रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। भारत इतना बड़ा देश है, इतनी विविधता वाला देश है, और हम तो कहते ही नहीं कि हमारी शक्ति है कि अलग अलग तरह के विचार हो। ये भी सही है कि कोई भी सरकार कितना भी अच्छा काम कर रही हो वो सबको संतुष्ट नहीं कर सकती। ये भी सही है कि इस वक्त दुनिया की जो परिस्थितियां हैं उसमें कई बड़े चैलेंजेज हैं जो भारत के सामने खड़े, तो जाहिर है भारत की सरकार के सामने खड़े, और भारत की सरकार मतलब भाजपा की सरकार है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको लगता है कि इन मुद्दों पर और होना चाहिए, इन मुद्दों पर नहीं कर पा रहे हैं, कुछ उनको लगता है कि अब ये सरकार हट जानी चाहिए। लेकिन बड़ा वर्ग जो जिसको हम जेन जी कह रहे हैं, वैसे मैं कहता हूं ये XYZ छोड़ ही देना चाहिए। ओवरऑल जो नौजवान है, जो इस देश के जो पूरी विकास यात्रा के साथ चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसको लगता है कि कंपैरेटिवली नरेंद्र मोदी सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। कंपैरेटिवली दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं उसका समाधान क्या हो, तो मोदी बड़े विजन के साथ, जैसे हम लोग कई बार कहते थे कि अंग्रेज 50 साल 100 साल के आगे का सोचते थे कि चलो ठीक है आज एक पुल बनाएंगे तो आफ्टर 50 ईयर्स कितने लोग आएंगे जाएंगे, क्या ट्रैफिक होगा। भारत में कैसे बनाते हैं, अच्छा इतने लोग चल पड़े तो चलो अब इतना कर देते, तो इसलिए जब 2 से 4 लेन होती है तो पहले दिन से भरी। नरेंद्र मोदी ने वो काम किया। उन्होंने जिस तरह से मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के हर मोर्चे पर वो काम किया जिसको हम कह सकते हैं कि आगे का 30 साल 40 साल 50 साल हम देख के करते हैं। मतलब चाहे वो मतलब एनर्जी की बात हो या दूसरे ऐसे मुद्दे हों, क्या उन सारे मुद्दों पर जनता सरकार के खिलाफ है या सरकार में सुधार चाहती है? अगर इस पैमाने पर देखेंगे तब आपको सही जवाब मिलेगा। सरकार के खिलाफ और सरकार में सुधार,
ये दोनों महत्वपूर्ण है। तब उससे आप देखेंगे तो जेनजी इस तरफ ज्यादा आपको नजर आएगा। अच्छा, ये कॉन्टेक्स्ट भी आज इसे उठाने के पीछे कारण ये है विजय जी कि एक ये जो नई तस्वीर आ गई है कॉकरोच जनता पार्टी की, और मैं इसका जिक्र ना चाहते हुए भी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि विपक्ष को इसमें होप दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव हैं, वो भी इसमें होप देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी है वो भी इसका सपोर्ट कर रही है, आम आदमी पार्टी तो एकदम खुले में उसके साथ खड़ी है, यूबीटी उद्धव ठाकरे वाली जो आप शिवसेना की बात करें वो भी इसी में अपनी होप तलाश रही है। अखिलेश यादव देखिए वो क्या कह रहे हैं, कॉकरोच कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, वो इसको भुनाने की कोशिश करें। आप मनीष सिसोदिया की बात कर लें, ये तमाम विपक्षी दल जो प्रयास कर रहे हैं वो ये प्रयास कर रहे हैं, देखिए ना ये जितनी तस्वीरें हैं, अब मैं इस पे हैरानी जताऊं, इस पर हंसूं, अब जो युवा कर रहे हैं, मैं युवाओं की बात नहीं करी, मैं जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेनसी पसंद नहीं करता, इस वक्त यही दिखाने की कोशिश विपक्षी दल कर रहे हैं, लेकिन जब हम आंकड़ों को एसेस करते हैं तो 60% से ज्यादा जेनसी जनरेशन की पसंद मोदी है। जरा एक वो आंकड़ा हमारे दर्शकों के सामने रख दें, वो भी तस्वीर रख दें। तो प्रधानमंत्री के तौर पर युवा नरेंद्र मोदी को चाहता है, वो ये डेटा बताता है। डेटा ठीक बता रहा है, लेकिन हर्षवर्धन जी ने जो बात की ना उसको समझना चाहिए कि जो जेन जी है वो सरकार में या सरकार के कामकाज में सुधार चाहता है या उसके खिलाफ है। सुधार चाहता है, इसमें मुझे कोई शक नहीं लगता, और कोई भी सरकार आ जाए उसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है और उसके लिए सुधार का एक दबाव भी बना रहना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी जो भी बनी, मतलब अभी जनता पार्टी क्या सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर जो भी है उसमें 90% लोग यूथ ही हैं, ये भी साफ है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं है उनके साथ। लेकिन वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि देश में बेहतरी हो, ठीक है। लेकिन मुझे हैरानी यह है कि ये नरेंद्र मोदी सरकार के लिए तो चिंता की बात हो सकती है कि भाई खड़ा हो रहा नौजवान, लेकिन उनसे बड़ी चिंता उन नेताओं के लिए है जो उनके सपोर्ट में खड़े दिखाई दे रहे हैं। उनको खुद से पूछना चाहिए कि कॉकरोच जनता पार्टी जैसे प्लेटफॉर्म की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपने वो स्पेस नहीं लिया। बिल्कुल ठीक बात। आपको नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो प्लेटफॉर्म मूवमेंट चलाना चाहिए, जो भी करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके खिलाफ खड़े हो, लेकिन जो काम विपक्ष को करना चाहिए था वो नहीं कर रहे, इसलिए ये लोग खड़े हुए ना। ये मोदी के सपोर्टर नहीं है, मान लीजिए, ये उनके विरोध में है, तो विरोध कौन करता है? राहुल गांधी जी करेंगे, मनीष सिसोदिया करेंगे, और जो लोग हैं अखिलेश जी करेंगे, उनको करना चाहिए था ना। उन लोगों ने शायद नहीं किया, इसलिए ये स्पेस जो वैक्यूम था वो बन गया, जो एक जमाने में आम आदमी पार्टी के वक्त में हुआ था अन्ना आंदोलन में कि यूथ आ गया था। तो मुझे लगता है कि उनको रिव्यू करना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस पर। सरकार के लिए तो एक वार्निंग है ही कि भाई देखें क्या सुधार किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, और वहाँ उनकी पसंद में प्रधानमंत्री हैं, 60% लोग हैं, 50% लोग हैं, और वो सुधार चाहते हैं, वो बदलाव की बात नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं, और पूरे देश की राजनीति देखिए आप, आज की तारीख में मैं अभी याद कर रहा था आते वक्त भी कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरी देश की राजनीति नौजवानों के हाथ में चली गई है। बिल्कुल ठीक। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को ले लें, नितिन नवीन साहब हैं, भजन लाल शर्मा हैं, मोहनलाल यादव हैं, रेखा गुप्ता हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, रेवंत रेड्डी है, विजय जोसेफ हैं, वीडी सतीशन है, तमाम मतलब मैक्सिमम जो लीडर्स हैं, प्रमोद सावंत हैं, क्या नाम है, प्रमोद सावंत हैं, पुष्कर सिंह धामी हैं, तो 60% 70% लीडरशिप आज युवाओं के पास में है। तो योगी का नाम भूल गए? योगी साहब, योगी है, हिमंत है, या नितिन नवीन कुछ भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी नेताओं को याद कर, योगी जी है, योगी तो सबसे पहले उसमें से आए हैं। तो इसका मतलब है कि पूरी कमांड युवाओं के पास है। तो ये सारे युवा नेताओं को भी और विपक्ष में बैठे हुए नेताओं को भी इस पर चिंता करनी चाहिए कि वो युवा नेता हैं भले ही मुख्यमंत्री, क्या वो युवाओं की इच्छा को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? पहली बात बिल्कुल ठीक, वो कहाँ जा रहा है इसको समझने की ज्यादा जरूरत है मेरे हिसाब से। ये बड़ी चिंता की बात हो सकती है किसी भी सरकार के लिए। इससे सरकार बदलेगी, इसको इस टू अर्ली जितना कह सकते हैं वो है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है कि हमारा पूरा का पूरा नेतृत्व देश भर में वो युवाओं के हाथ में है, मुख्यमंत्रियों के तौर पे, सत्ता पक्ष में, विपक्ष में, पार्टियों में भी देख लीजिए, अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, अभिषेक बनर्जी हैं और लोग हैं। तो सर आपने उसके बाद भी क्या जनता की बात को या नौजवानों की बात को वो नहीं समझ पा रहे? मैं लेकिन बंगाल की ही बात कर लेती हूँ। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, अगर वाकई में ममता बनर्जी नहीं और अभिषेक बनर्जी के ऊपर इसी जेनसी का भरोसा होता तो शायद वहां की तस्वीर कुछ अलग होती।
अगला चुनाव उत्तर प्रदेश का चुनाव है। अगर अखिलेश यादव पर वो भरोसा होगा तो शायद तस्वीर कुछ अलग होगी, लेकिन ये जो योगी और अखिलेश की लड़ाई है और ये जो सीधी लड़ाई आप देख रहे हैं, इसमें जो टेम्पलेट है वो पश्चिम बंगाल से यूपी, यूपी से बंगाल और बंगाल से यूपी, ये इस तरीके से घूम रहा है और ये टेम्पलेट हिंदुत्व का है। 27 के लिए दोनों के बीच अभी से आगे बढ़ने की होड़ है। कल देवरिया में सीएम योगी ने एक वोट की ताकत बताई और कहा कि आपके एक वोट की क्या कीमत है, इसकी साक्षी पूरी दुनिया है। एक वोट ने पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी। आपको योगी आदित्यनाथ का यह बयान सुनना चाहिए और उसके बाद हम करेंगे चर्चा। यह आपके वोट की ताकत है। अच्छी सरकार आती है, अच्छा कार्य कर लेती है, पूर्वजों के उद्धार का कारण बनता है, उनकी आत्मा को सीम शांति मिल रही होगी और आपको भी आशीर्वाद मिल रहा होगा कि चलिए आपके वोट ने वह करके दिखाया जो दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। वह अयोध्या में, काशी में, मथुरा वृंदावन में, नेमी सारण्य में, मां विंध्यवासिनी धाम में, प्रयागराज में, कुशीनगर में, सभी जगह देखने को मिल रहा है। और अयोध्या में राम मंदिर को देख करके तो कोई ऐसा हिंदू देश और दुनिया के अंदर नहीं होगा जो अभिभूत न होता हो। समाधि लिया। तो आपने योगी आदित्यनाथ की बात सुन ली, महिला वोट, युवा वोट, व्यापारी का वोट, उसके बाद फिर हिंदुत्व का मॉडल, बुलडोजर वाला मॉडल, कायदे में रहोगे तो फायदे वाला मॉडल। तो ये जो लड़ाई है वो एकदम सीधी सीधी आमने सामने की लड़ाई है। वो जो पश्चिम बंगाल में हमने देखा था ना, जय श्री राम का नारा खूब चला था, यही यूपी से तो निकला नारा है। बिल्कुल। देखिए, एक टिप्पणी कर दूं कि वो जो कॉकरोच पार्टी है, तो कल से हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई सारे लोग युवा तो उसमें गए नहीं हैं, क्योंकि हमने किसान आंदोलन से जुड़े हुए कुछ बड़े नाम भी हमने पंजाब और हरियाणा से देखा कि वो भी कॉकरोच पार्टी के हिस्से बन गए हैं। और एक कोई मिस्टर चौटाला हैं जो विधायक हैं हरियाणा से, वो भी उसके हिस्से हैं। अब वो जेएनजी में आते हैं या जेएनजी से बाहर के हो गए हैं। वैसे हमारे यहाँ तो 60 के 55 के राहुल गांधी हैं, वो भी युवा अपने आप को कहते हैं, तो मैं भी अपने आप को युवा मानता हूँ कि मैं भी युवा हूँ। 60 अरे सर, ऐसे क्या आप युवा हैं? मानिए मत, आपने ऐसा कहिए। 60 पार करने के बाद तो आदमी सीनियर। राहुल गांधी के बहाने आप युवा खुद को मान लेंगे, बाकी बात नहीं मानते हैं। राहुल गांधी की बाकी बात आप नहीं मानेंगे। अच्छा, अखिलेश बाबू की मान लीजिए, वो कह रहे हैं ना, एक वोट की कीमत तुम क्या जानो अखिलेश बाबू। लेकिन जरा आप ये देखिए कि कई जगह ऐसा सारे नेताओं का कि सारे नेता जो है आशा भरी निगाहों से इसे देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बहुत बड़ा एक जन समर्थन उठ करके खड़ा हुआ है। भारत की जनसंख्या को यदि हम 140 या 150 करोड़ के आसपास मान लें, पूरी जनसंख्या का हिस्सा मान ले, तो ये 0.01% की जो है वो मेंबरशिप है। और यदि 37 करोड़ यदि युवाओं को हम उस कैटेगरी में डाल लेते हैं तो भी ये 0.05% की, तो ये नेग्लिजिबल ही हम मान करके चलते हैं, यानी कि 1% भी जनसंख्या जुड़ी हुई नहीं है इससे। और जो विजय जी कह रहे थे कि भाई ये किसका स्पेस काटेगा, हम लोग जब गेस्ट रूम में बैठे हुए थे तो इसी पर चर्चा चल रही थी कि ये वोट किसका काटेगा। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का ही वोट काटेगा इसका, या विपक्ष का स्पेस छीनेगा? यदि आम आदमी पार्टी आया था तो किसका स्पेस छीना? कांग्रेस पार्टी का स्पेस छीना था। गुजरात में आम आदमी पार्टी गई है तो किसका स्पेस छीन रही है? वो भारतीय जनता पार्टी का स्पेस तो छीन नहीं रही है। बंगाल में सही अभी जिक्र किया कि बंगाल में यदि युवा जो है वो खुल करके सामने आए तो किसके साथ आए? ममता बनर्जी, जहां उनकी अपनी जमीन थी, अपना घर था, वो बूथ भी हार जाती हैं और बुरी तरीके से हार जाती यूपी हैं। में डबल डिजिट में। यूपी के अंदर भी, यूपी के अंदर जो आज का जो प्रेडिक्शन है, जो डिफरेंट सोर्सेज बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां 300 के करीब सीटें जीतने जा रही है। अब ये आकलन है,
अब ये आकलन कितना सही निकलता है, कितना गलत निकलता है, बात की सर बात गुंडा है। राज के खात्मे पर होगा, जय लेकिन- श्री राम के नारे पर होगा, हिंदुत्व के एजेंडे पर होगा, देखिए, किस पर होगा ये? हर इलेक्शन में बार बार मैं कहता हूं, एक मुद्दा ऐसा होता है जो एंकरिंग मुद्दा होता है। जैसे हम मॉल में जाते हैं ना, तो एक स्टोर ऐसा होता है जो सारे स्टोर को एंकर करता है। उसमें लोग घुसते हैं, उसके बाद बाकी बचे हुए जो दुकान उकान है ना, उसमें भी घूमते हैं, जरा विंडो शॉपिंग कर लेते हैं, जरा ये भी देख लेते हैं, जरा वो भी देख लेते हैं, और उनका भी अच्छा मार्केट चल जाता है। तो यहां भी यदि आप बंगाल के अंदर देखिएगा तो घुसपैठिए और सनातन दो ऐसे थे जिसके आसपास पूरा चुनाव जो है वो घूम रहा था। उसके बाद उसमें जोड़ दिया गया कट मनी, ये राज, भ्रष्टाचार, सारी महिलाओं का सम्मान, सारे जुड़ गए थे। लेकिन ये मुद्दे तो पहले भी वहां पर आते थे और बहुत आक्रामकता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था, सक्सेसफुल नहीं रहा था। तो यहां भी मुझे लगता है कि जो हिंदुत्व का मुद्दा है जी। वो एक जो है वो सेंट्रल नैरेटिव रहेगा। जरूर ये कहना पसंद करेंगे योगी आदित्यनाथ कि देखो जैसे बंगाल विजय के बाद क्या क्या चीजें हो रही है बंगाल के अंदर, जरा अपनी आंखों से देख लो, भोजशाला को देख लो। यदि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं होती, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं होती, तो तुम्हारे क्या वो तीर्थस्थल या जो पूजा स्थल है वो तुम्हें प्राप्त हो पाते या नहीं हो पाते, या कांग्रेस इसे लटकाते भटकाते कोर्ट के सिस्टम में डालकर रखे। उत्तर प्रदेश में यदि आज नमाज सड़कों पर लोग नहीं कर रहा है, गुंडागर्दी नहीं कर रहा है, पत्थरबाजी नहीं हो रही है, जुलूसों पर पत्थर नहीं फेंके जा रहे हैं, तो इसलिए नहीं फेंके जा रहे हैं क्योंकि आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। नहीं तो याद करना चाहिए 2021 का ही चुनाव, जब उन लोगों ने क्या कहा था कि भैया को आ जाने जो तब थाने में बताएंगे तुमको क्या करना है, और इसी बात ने, और वो कहने वाले कौन थे? मुस्लिम युवक थे। दो बातें उसके बस एक लाइन खत्म कर दूं, उसके बाद वहां का वोट पलट गया, लोगों का माहौल बदल गया। अरे ये तो सत्ता में आ जाएगा तो फिर तो वही काम करना शुरू करेगा जो अंसारी का काम करता था और वो अतीक अहमद जो गुंडागर्दी करता था, ये सारे उसकी फौज जो है आकर के गुंडागर्दी मचाएंगे। इसलिए यदि आप ठेले वाले से पूछे, यदि आप टैक्सी चलाने वाले से पूछे, तो कहता है योगी आदित्यनाथ का राज बेहतर राज है, यही कंटिन्यू करना चाहिए। और ये जय श्री राम वाली बात मैंने समीर जी इसलिए कही क्योंकि ये जो नारा उत्तर प्रदेश से चला, पश्चिम बंगाल में चला, उत्तर प्रदेश में फिर इसकी सुर्खियां हैं, मराठवाड़ा में चल रहा है, संभाजीनगर। सर आप तो ये जानते ही हैं, वहां की जरा तस्वीर भी आप दिखा दें पीसीआर डायरेक्टर, वहां पे भी जय श्री राम का नारा चल रहा है। तो एक ऐसा नारा है जो बीजेपी के टेम्पलेट में हर जगह चल रहा है, जहां उनकी सरकार है वहां भी और जहां उन्हें सरकार बनानी है वहां भी। और अयोध्या को लेकर अंडर एस्टिमेशन तो था ना, पहले बीजेपी अंडर एस्टिमेट करके चल रही थी, उनको ये लग रहा था ये तो जीते ही जीते, लेकिन वहां पर भी एक वोट की कीमत क्या है वो समझा दी गई। निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात कर रही है, जय श्री राम का नारा भारतीय जनता पार्टी लगा रही है और जनता उनके साथ आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए स्पेस किसने उपलब्ध कराया? विपक्ष ने कराया ना। विपक्ष ने जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते चले गए, विपक्ष जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर होते चले गए, विपक्ष की पार्टियां जिस तरीके से पूरे संगठित होकर सिर्फ मुस्लिम वोट पर फोकस करती चली गई, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, और तमाम लोगों ने जिस तरीके से फिर उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व की बात करते थे वो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति पर महाराष्ट्र के अंदर चले गए, तो मुझे लगता है कि फिर हिंदुत्व के लोगों को लगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी अकेले ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व की बात करती है, जो राष्ट्र की बात करती है, जो राम की बात करती है, और अब भारतीय जनता पार्टी के पीछे हम इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर हमें मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति को हराना है तो हमें भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब ऐसी अकेले हिंदुत्व की पार्टी बन गई है, और विपक्ष ने भी यह मान लिया है कि भाई हिंदुत्व की बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी के सामने हम टिक नहीं सकते। तो पूरा विपक्ष मुस्लिम वोट बैंक की तरफ एक तरफ से शिफ्ट हो गया है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी कह दिया कि भाई आप सब मिलकर मुस्लिम वोट आपस में बांटो, हिंदू वोट हमारे लिए छोड़ दो। तो यह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए भी बहुत सूट करता है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से सिर्फ राम के नहीं, राम के साथ काम की भी बात तो की प्रधानमंत्री मोदी ने। भाई राम का नाम लिया लेकिन जनता के काम भी प्रधानमंत्री मोदी ने किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था भाई 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कि मोदी और मंदिर ही आपको सिर्फ चुनाव नहीं जितवाएगा, आपको जनता के बीच में काम करोगे तो भी आप चुनाव जीतोगे। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया है,
राम का नाम भी लिया, लेकिन सनातन को नूतन से जिस तरीके से जोड़ा, जिस तरीके से काम किया प्रधानमंत्री मोदी ने, तो उस तरीके से जिन्हें विकास चाहिए था, जिन्हें नौकरी चाहिए थी, जिन्हें शांति चाहिए थी, जिन्हें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी चाहिए थी, जिन महिलाओं को सुरक्षा चाहिए थी, वो सारा वोट भारतीय जनता पार्टी के पास हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने ये करके दिखाया। अब बीजेपी के जो काम करने का तरीका दिखाई दे रहा है, फिर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूर्वजों को याद दिलाना कि आप जरा याद रखिए हमारे पूर्वजों को। अब वो इसका मतलब ये है कि भाई जिन पूर्वजों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए इतनी प्रार्थनाएं की या जिन्होंने अपनी आहुतियां दी, आज आपका एक वोट उनके नाम का भी है जो राम के काम का था, जो राम के काम का भी है। और ये जो 29 की लड़ाई है, आप 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव देख लें, हर लड़ाई के लिहाज से आपको ये बात एकदम सटीक समझ में आएगी। अभी 26 में है, आप सोच रहे होंगे कि हम इतनी जल्दी 29 की बात क्यों कर रहे हैं। किसी फाइनल से पहले सेमीफाइनल होता है, और जो सेमीफाइनल में परचम लहराता है, फाइनल में उसका दबदबा उतना ही मजबूत हो जाता है। इसलिए बात 27 के चुनाव की हो रही है, जब देश के सबसे बड़े सूबे में सियासी सेमीफाइनल खेला जा रहा होगा, बात उसकी है। यूपी की जंग सबके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। 27 की लड़ाई मोदी योगी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। योगी के सामने हैट्रिक लगाने का चैलेंज है। मोदी के मैजिक का क्या वाकई उत्तर भारत में ये उनका जादू बरकरार है, इसका भी टेस्ट होगा। और सबसे ज्यादा अगर कहीं बेचैनी है तो वो अखिलेश यादव में है, और होनी भी चाहिए। अखिलेश यादव को ये बेचैनी इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी, सर अब यहां पर बात राहुल गांधी की आ रही है कि बिल्कुल युवा नेता और विपक्ष के नेताओं की मैं बात कर रही हूं। राहुल गांधी के रास्ते में जितने बड़े नेता थे वो सब एक एक करके कॉर्नर होते चले गए। महाराष्ट्र में कॉर्नर हो गए, इधर दक्षिण में स्टालिन कॉर्नर हो गए, पूरब में ममता बनर्जी कॉर्नर हो गई, और अब उत्तर प्रदेश के बिहार में तेजस्वी कॉर्नर हो गए, और अब तो अखिलेश यादव ही हैं जो सबसे बड़ा विपक्ष का एक चेहरा दिखाई देते हैं। जो राहुल गांधी के सामने भी एक बड़ा सवाल है कि मैं नहीं तो अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव अगर नहीं तो फिर मैं ही सही। ये जनता के बीच में जाएगा कि मोदी वर्सेस राहुल ये होगा। तो बात ये इंपॉर्टेंट है, और इसलिए अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हर बूथ पर बस 5 वोट जोड़ दो। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, आप ये सुने। 5 वोट भी अगर बूथ पे हम लोग बढ़ा ले जाएंगे, 5 वोट भी पर बूथ, तो बीजेपी का पता नहीं लगेगा। इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है। और सबसे कठिन, सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई उत्तर प्रदेश की होने जा रही है। हमें हर एक से लड़ना पड़ेगा, लेकिन हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश की जनता पर कि इस बार समाजवादियों की ऐतिहासिक जीत होगी, पीडीए की सरकार होगी, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना होगी। एक जो बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, हर्षवर्धन जी, हर एक वोट जरूरी होता है, और एक बात जो अखिलेश यादव कर रहे हैं कि बस 5 वोट एक बूथ पर जोड़ लो, काम हो जाएगा। नहीं, ये तो खैर राजनीतिक दलों को इस तरह से करना ही होता है, लेकिन ये 5 वोट जोड़ने की बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कब से 1 बूथ 20 यूथ, फिर वो पन्ना प्रमुख, फिर अर्ध पन्ना प्रमुख सूची लेके जेब में घूम रही है। एक आदमी को फोन कर करके बुला रहे हैं, मतलब जितने भी हैं बूथ पे सबके बात करने के लिए हो रहे हैं। एक पेज पे जितने लोग हैं, एक आदमी, उसमें अगर ये 5 वोट जोड़ने की बात है तो तैयारी का भी अंतर दिखता है। यानी भारतीय जनता पार्टी किस स्केल पर तैयारी कर रही है और ये किस स्केल पर तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, देखिए अखिलेश जी जो कह रहे हैं वो सच है, सबसे कठिन लड़ाई होने जा रही है। सबसे कठिन इसलिए क्योंकि 2017 में शानदार बहुमत के साथ भाजपा आई, 14 में पहले लोकसभा में आई सबसे ज्यादा, फिर 17 में आई, लेकिन 19 में घटी, 22 में घटी, 24 में घटी। तो हम लोग अगर ये कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ के मुकाबले कौन है, तो सब कोई जवाब देगा कि भाई कोई नहीं दिख रहा है, योगी आदित्यनाथ बहुत मजबूती से, बहुत शानदार तरिके से जीतते दिख रहे हैं। लेकिन जब हम आंकड़ों पर जाते हैं, प्रेसिडेंस पर जाते हैं, तो दिखता है कि 14 में 71 + 2 73, 2017 में 353 मेरे ख्याल से सीटें उनकी थी। फिर 2019 में क्या होता है, 63 रह जाती है। 2022 में क्या होता है, 200 कुछ रह जाती हैं और कम हो जाती हैं। और 2024 में क्या होता है, मात्र 37 लोकसभा सीटें, मात्र 33 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतती है, 37 अखिलेश जी जाते हैं। तो अखिलेश यादव की पार्टी को हल्के में लेना, ये
मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए आत्मघाती है। बीजेपी तो किसी भी विपक्षी पार्टी को हल्के में हर्षवर्धन जी नहीं लेती नहीं, ये तो कहने की बात नहीं, लेकिन 29 की लड़ाई में ऐतराज है। नहीं, ये हम लोग कुछ ज्यादा नहीं, बीजेपी हल्के में नहीं लेती है तो कैसे हारती है फिर? कैसे 37 सीटें कैसे फिर अखिलेश जी अगर हल्के में नहीं ले रही थी? लोकसभा चुनाव को इसी कहानी कुर्सी में हम लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव 15 दिन पीछे चुनाव की शुरुआत कर रहे हैं। और मुझे याद होगा हर्षवर्धन दी कि हम लोग सब कहानी कुर्सी में बैठ करके बात कर रहे थे कि लखीमपुर खीरी से शायद उन्होंने चुनाव की शुरुआत की थी, और हमने कहा कि बताइए अभी तक अखिलेश यादव की कोई सभा नहीं हुई, 15 दिन बाद ये सभा करने आना है। एक ढंग से उन्होंने सरेंडर किया, लेकिन नतीजा तो बहुत उल्टा निकला ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सफलता के पीछे यह आवश्यक होगा कि भारतीय जनता पार्टी वैसी ही शिद्दत के साथ लड़ाई लड़े जो बंगाल में चुनाव में लड़ा है। यदि दिल्ली लखनऊ ऐसा हुआ, जो परसेप्शन है, इसमें सच्चाई क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन जो परसेप्शन है अखबारों में जो पढ़ा जाता है, ये परसेप्शन यदि कंटिन्यू रहा, ये मारामारी अंतर रही, लगना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की वो चुनाव लड़ रही है, न कि योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं या कोई और चुनाव लड़ रहा है। यदि ऐसा होगा तब भारतीय जनता पार्टी के लिए दूसरा परिवेश होगा, और यदि वो लड़ाई वो मुझे ब्रेक के लिए जाना तो बहुत मुश्किल होगा। मैं तो 29 के लिहाज से ये सोच रही थी विजय जी कि 29 में यदि अखिलेश यादव अच्छा कर जाते हैं तो 29 में तो फिर मोदी वर्सेस अखिलेश होते, लेकिन ये अगर बीजेपी मानकर चल रही है कि यूपी तो हम जीत ही गए तो फिर वो मोदी वर्सेस राहुल है। वेरी क्विक कमेंट सर। लेकिन अभी 29 तो बाद में है ना, अभी पहले 27 में तो तय हो जाए कि क्या हो रहा है, 27 में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। क्या ये लड़ाई इतनी आसान दिख रही है या इतनी आसान है? अखिलेश जी वर्सेस योगी जी, या जो भी वर्सेस अंदर है बाहर है वो अलग है। पहले 27 की लड़ाई तय हो जाए, उसके बाद मैं इसको वर्सेस राहुल की बिल्कुल पहले मैं इस बात को अब भी नहीं मानता कि कोई दिल्ली के जो लीडरशिप है बीजेपी की, वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार को हराना चाहेगी, योगी सरकार को। ऐसा मेरा मानना नहीं है जी। जो भी होगा बाकी अलग बात। ऐसा मानना तो किसी का नहीं, किसी का नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, एक छोटे से ब्रेक के लिए सर हम रुक रहे हैं। परसेप्शन एकदम साफ है सर, दिल्ली और यूपी की यूनिट एक साथ चुनाव लड़ रही है। जो देखिए 2024 के चुनाव में भी यही बात थी, लेकिन जो बातें निकल करके आई वो कुछ उल्टी निकल करके आई। तो मेरा यही कहना है कि भाई यदि वो लगता है कि भारतीय जिस शिद्दत के साथ बिहार आपने लड़ा, आपने परिणाम देखा, एक एक नट बोल्ट को कसने के लिए वहां अमित शाह खड़े रहे, तो आपका परिणाम आपको सामने दिखाई दे रहा है। अमित शाह जी बंगाल में गए, वहां पर उन्होंने डेरा डाल